चलिए, तो अमित आप मुझे ये बताइए कि आप किस तरह से अपने पोर्टफोलियोज़ को डिवाइड कर रहे हैं? आपकी नज़र कहाँ पर है? क्योंकि ये इस तरह का माहौल भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा जोखिम लें। जैसा कि आपने हमारे दर्शकों को भी समझाया कि आप पैसा डालो, अच्छी जगह पैसा डालो और बस भूल जाओ। दुनिया इधर से उधर हो जाए, ट्रिगर्स जो दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। ही आएँ, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जब आप अपने क्लाइंट्स का पैसा सँभाल रहे हैं, तो क्या उस कैपिटल को बचाना उद्देश्य है या इसको सही मौका देखते हुए थोड़ा-सा जोखिम लेकर आप पैसा कमाने के फिराक में भी हैं? आप अगर मुझसे लास्ट ईयर पूछते तो हमारा व्यू था दैट कैपिटल प्रोटेक्शन, अच्छा। एंड दैट इज वाई प्रॉब्ली वी डिडंट डू सो वेल लास्ट ईयर, क्योंकि अच्छा। हम पूरी तरह कैपिटल प्रोटेक्शन का फोकस था। एंड लास्ट ईयर द स्टॉक्स दैट डिड वेल वाज अदानी ग्रुप स्टॉक्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, बेसिकली पीएसयू बैंक, जहाँ पे हमारा कोई निवेश नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता वैसे? क्योंकि हमें लगता नहीं है, हमें एक एंटरप्रेन्योर चाहिए जो बड़ा स्केल कर पाए। मतलब आज 100 करोड़ का प्रॉफिट है, उसका उद्देश्य होना चाहिए मैं 1000 करोड़ का प्रॉफिट लेकर आऊँ। बड़ा सोच के 1000 करोड़ का प्रॉफिट है वो 5000 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए। पीएसयू बैंक में हर 2 साल, पीएसयू स्टॉक्स में टिपिकली 2 साल में मैनेजमेंट चेंज हो जाता है, तो मैनेजमेंट का विजन ही नहीं समझ आता है कि उसका विजन क्या है। सेकंड, मोस्ट पीएसयूज आर फॉर पब्लिक गुड रादर देन प्राइवेट, फॉर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। तो जो जहाँ पे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का वैल्यू नहीं है, जैसे एंटरप्रेन्योर रहता है उसका मार्केट कैप बड़ा करना रहता है क्योंकि उसको खुद को पैसा कमाना रहता है। जो एमएनसी वाला रहता है वो एमएनसी वाले को भी एक बड़ा एक टारगेट रहता है दैट दिस सीईओ हैज दिस गोल्स टू अचीव इन 2-4-5 साल में। बट पीएसयू में कोई ऐसा टारगेट नहीं रहता है, एंड देयर आर नो इंसेंटिव्स अलाइन नहीं है जो एक प्राइवेट कंपनी में है। तो हम सिक्लिकल्स भी नहीं करते। अच्छा। हम एक कंसिस्टेंट, सस्टेनेबल, ड्यूरेबल, स्केलेबल ग्रोथ जहां मिलता है हर क्वार्टर, वो कंपनी में 20-30% ग्रोथ आना चाहिए। जैसे डी मार्ट है, हाँ। वो कंपनी में आज डी मार्ट, इंडिया का रिटेल मार्केट 50 लाख करोड़ का है, डी मार्ट 40,000, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हमारी वेस्टेड इंटरेस्ट भी है। तो डी मार्ट 40,000 करोड़ का रेवेन्यू करेगा ये साल। तो डी मार्ट इज 1% ऑफ इंडियाज रिटेल मार्केट। डी मार्ट इज ग्रोइंग 2 times फास्टर देन द मार्केट। जो रिटेल मार्केट है 12% ग्रो कर रहा है, डी मार्ट इज ग्रोइंग 2 times 3 times फास्टर देन द रिटेल मार्केट। अब इसमें हाई इन्फ्लेशन आए, लो इन्फ्लेशन आए, कोई सरकार रहा है, इसका क्या लेना देना, ये तो सस्ते में गुड्स बेच रहा है। सो दीज आर द काइंड ऑफ स्टॉक्स दैट इन दिस डिप वेयर वैल्यूएशन वाज अ बिग प्रॉब्लम, बिल्कुल। इन दिस डिप यू वांट टू अक्यूमुलेट दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स जहां पे आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, वैल्यूएशन बहुत हाई थे, 100-150 पी हो गया था, अब वैल्यूएशन गिर चुके हैं और ये अभी कहीं ना कहीं ये 50-60 पी के करीब आ जाएगा 1 ईयर फॉरवर्ड, यहाँ से 10% नीचे। वहाँ पे आपको बहुत वैसे टाइप के स्टॉक्स जिसमें ग्रोथ का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और ये हर साल आपको 25-30-40% ग्रोथ टाइप की ग्रोथ देते जाएगा। तो आप ग्रोथ की बात कर रहे हैं, लेकिन अब जो कॉर्पोरेट अर्निंग के नंबर्स आए हैं, जो हमने थोड़े से वीक आते हुए देखे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हम इनको अगली 2-3 तिमाहियों में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए देखेंगे। ये जो डल पीरियड है, हो सकता है ये कुछ क्वार्टर्स के लिए आगे भी बढ़े। तो ये पार्ट जो कंसर्निंग है, उसमें आप कंपनियों को कैसे परख रहे हैं? ग्रोथ दिस क्वार्टर बहुत ही वीक रही है, ये आपकी बात 100% सही है, और जीडीपी ग्रोथ में भी ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। जो ये क्वार्टर का जीडीपी ग्रोथ नंबर था वो 4.4% था। हमें ये सोचना है कि कौन सी कंपनीज, एग्जाम्पल मैं सिर्फ एक रिटेल का एग्जाम्पल दूंगा। जैसे अभी आप अंडरवेयर देखो, 50% डिग्रोथ आया रूपा में, 35% डिग्रोथ आया ये क्वार्टर का। लक्स में 32% डिग्रोथ आया, डॉलर में 2% ग्रोथ आया पेज इंडस्ट्री में। जब मान्यवर जैसा इतनी शादी की बातें चल रही थी, पर मान्यवर ने सेम स्टोर ग्रोथ -8% दिया ये क्वार्टर, जबकि बम्पर वेडिंग सीजन था। इनफैक्ट टाइटन जो टिपिकली 20-25% ग्रोथ करता है, वो भी ये साल, ये क्वार्टर 12% ग्रोथ किया। इट वाज अ वीक क्वार्टर। बट यही जब सब स्ट्रगल कर रहे थे, एक कंपनी थी ट्रेंट नाम की, जो वेस्ट साइड, जूडियो, जारा नाम का रिटेल चलाती। वो कंपनी ने ये क्वार्टर 61% ग्रोथ किया। जब पूरा पैक, जब 50% अंडरवेयर कंपनीज डी ग्रोथ कर रही है, दूसरी कंपनीज नेगेटिव ग्रोथ कर रही है, इन्फ्लेशन की बातें कर रही है, एक कंपनी आई और 61% ग्रोथ करके गई।
तब आपको सोचना रहता है, जब बाकी सब पैक एक साइड, हमारा जो 2008 से 2014 का पीरियड देखो, वहाँ पे बाजार कहीं नहीं गया था, पर ये जो मार्केट लीडर्स थे और जो हाइपर स्केल कर रहे थे, वो टाइम पेज इंडस्ट्रीज था, वो टाइम पेज इंडस्ट्री 200 करोड़ की रेवेन्यू से हर क्वार्टर 40% सब बोलते थे कि यार वीकनेस है, बट पेज इंडस्ट्री 40% ग्रोथ करता था। हॉकिंस टीटीके प्रेस्टीज 30-40% ग्रोथ करते थे, सेरा 40% ग्रोथ करता था। जब आपको एक जो मार्केट लीडर बहुत जोर जोर से 40-50%, 30% ऐसी टाइप की ग्रोथ करता है, कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज, तो जब पूरा सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा है, तो आप समझ लेना ये तो इक्के, जैसे बोलते हैं ताश में इक्का है, तो ये वैसा ही है, इट्स एन एस इन दैट एंटायर पैक, एंड these companies are gaining market share बिल्कुल in the entire downturn also. तो Zudio तो रूरल में भी है, but it's basically killing competition and customers love the product, क्योंकि 61% growth on a large size is not easy. स्लो डाउन की जो मंशा है वो भारत में कितनी परेशान करती हुई आपको दिखाई दे रही है, या क्योंकि हम अछूते तो नहीं रह सकते अमित, अगर असर पड़ेगा तो किस तरह से पड़ेगा? कविता, आपने बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न उठाया ये स्लो डाउन का। स्लो डाउन अर्निंग्स में है, दुनिया में तकलीफ़ें है, तभी तो दाम नीचे है। हाँ। तो दाम में ये रिफ्लेक्टेड है, और हमें देखना है कि अगर हर सेक्टर में, आप केमिकल देख लीजिए, नंबर्स वर हॉरिबल। हाँ। वहाँ पे एक्सेप्ट इफ जरा अगर 40 कंपनियां हैं केमिकल पैक में, उसमें 3 फ्लोरोकेमिकल कंपनियां छोड़ के, गुजरात फ्लोरो, SRF, नवीन फ्लोरिन को छोड़ के, एंड प्रॉब्ली नियोजन, 40 में से 4 ने अच्छा किया, बाकी 36 में -40, -50%, बहुत बड़ा अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट है। तो वहाँ से आपको थोड़ा निकलना रहता है। दैट बिल्कुल। क्या तो यही एक समय है कि आप निकल जाएं, सही तरह से रणनीति अगर आपको अभी बांधनी है, तो क्या यही समय कि थोड़ा सा फिल्टर कर लें अपने पोर्टफोलियो को? बिल्कुल कीजिए, आग बंद करके सबसे पहले देखिए मेरे पास क्या है, कहाँ पे मुझे अर्निंग ग्रोथ दिख रही है, क्योंकि अभी आपको सब कुछ डाउन दिख रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आज पेज इंडस्ट्री 30% डाउन है तो ट्रेंड भी 20% डाउन है, ऐसा नहीं है कि वो ट्रेंड भी कोई लाइफ टाइम हाई मार रहा है। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर कोई अच्छी कंपनियां डाउन है 20%, तो खराब कंपनियां 30% डाउन। दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। आप -30 वाले को बेच के -20 में घुस सकते हो, क्योंकि जब बाजार घूमेगा, ये जो -20 वाली कंपनी से +70-80%, और जो फर्स्ट मूव होता है कविता, दैट इज अ वेरी फियर्सफुल मूव। एंड अबाउट द शॉर्ट टर्म पेन, ये तो बाजार में आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो तीनों फेज में स्टार्ट में बोल रहा था, बेयर मार्केट, बुल मार्केट, कंसोलिडेशन, जैसे व्यापारी होता है वो नहीं बोल सकता अभी स्लो डाउन हो गया तो मैं धंधा बंद कर दूंगा उसी तरह जो शेयर का जो म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट करता है, वो ऐसे नहीं बोल सकता है कि मैं कंसोलिडेशन में निकल जाऊंगा, मैं बेयर मार्केट में निकल जाऊंगा, फिर मैं बुल मार्केट में आऊँगा। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके अलावा जाना कहाँ, ये समझ के चलना कि आप बाजार के बाहर नहीं निकल सकते हो। न्यूज़ खराब, मैं अभी बोल ही रहा था, 10 साल में कभी लाइफ में न्यूज़ हमने अच्छा नहीं देखा, फिर भी जो अच्छे पोर्टफोलियो है वो 5-10 गुना अच्छे से बड़े बन गए। तो हमें ये न्यूज़ से ज़्यादा नहीं सोचना है, फोकस करो माइक्रो में। मैक्रो तो टाइम पास के लिए अच्छा है, और मतलब पैसा नहीं बनता है। कोई जो इतना हाई इंटरेस्ट रेट, लो इंटरेस्ट रेट से कोई बड़ा पैसे वाला नहीं बना। पैसे वाला तब बना जब कंपनी ठीक कर रही थी, जिसमें आप इन्वेस्टेड थे, और हर क्वार्टर आपको मालूम चल रहा है, हर 90 दिन में आपको मालूम चल रहा है कि कहाँ पे नंबर अच्छे आ रहे हैं, कहाँ पे नंबर खराब आ रहे हैं। हम, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कविता, जैसे अगर हमारी कोई कंपनी है, हमारी भी 20-25 कंपनी रहती है पोर्टफोलियो में, हम हमारे प्रमोटर्स को बोनस देते हैं या उसकी सैलरी काटते हैं। अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो 1% वेट बढ़ा देते हैं, और खराब परफॉर्म करता है तो 1% वेट घटा देते हैं। मतलब हमारे पोर्टफोलियो में अगर हम तो बोनस देंगे ना, जो अच्छा करेगा, आप तो ये जो जितनी 25 कंपनी है ये आपके लिए काम कर रही है। हाँ। तो कोई अच्छा काम करेगा तो आप उसको बोनस दोगे, कोई खराब काम करेगा उसको काटेंगे सैलरी। तो हम भी वही करते हैं बाजार में, तो उसके साथ आप बाजार के साथ रहते हो। बिल्कुल। वंस यू, और ये एक प्रोसेस जैसे आपको करना है, दैट द बेस्ट 5 परफॉर्मिंग आउट ऑफ 25, जो सबसे 5 बेस्ट परफॉर्मिंग है, हमें 1-1% वेट बढ़ाना है, और जो वर्स्ट परफॉर्मिंग 5 स्टॉक है उसमें आपको 1-1% वेट घटाना है। और ऑफ कोर्स दैट शफलिंग कीप्स गोइंग ऑन। यहाँ पे
जो मोमेंटम है अर्निंग्स में, आप ये समझ के चलना, ये कोई 7% 8% जीडीपी ग्रोथ वाली इकोनॉमी अभी नहीं है। अभी जीडीपी ग्रोथ 4-4.5% है। 4.5% जीडीपी ग्रोथ में तो आप 40% अर्निंग आपको नहीं चाहिए रहती, आपको 25% अर्निंग में भी बहुत पैसा बन जाता है। क्योंकि 25% ग्रोथ वाली भी कंपनियां बहुत कम हो जाती है। आज आप सोचोगे तो बहुत कम हो जाती है। जब भी 7% जीडीपी होती है तब 25% से आप खुश नहीं होते हो। तब आपको 30-35-40% ग्रोथ चाहिए, क्योंकि 7% है और 7-8% इन्फ्लेशन है, मतलब 15% तो मिनिमम ग्रोथ होना चाहिए। टू ओनली डू जीएसटी जितना ग्रोथ, जो जीएसटी कलेक्शन है वो इन्फ्लेशन प्लस जीडीपी ग्रोथ वाला हो जाता है, तो फिर आपका वो 20-25% वाला ग्रोथ काम नहीं आएगा। फिर आप इन अ बुल मार्केट जब एक बुल मार्केट आएगा की बात है। लेकिन चलिए बात करते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप्स की। अब चलिए अमित, तो चर्चा का आखिरी पड़ाव और यहाँ पर हमें बहुत सारे मुद्दों को कवर करना है, लेकिन सबसे पहले अब मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप को लेकर दर्शकों को समझाइश दे दें, क्योंकि यहाँ पर आने वाले वक्त में कितनी चुनौतियाँ हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिहाज से समझना चाहूँ तो हमने पिछले 1 साल में तो लार्ज कैप में कोई कमाई होती हुई देखी नहीं है। मिड कैप स्मॉल कैप में अब धीरे धीरे जो है कठिनाइयाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा वीक हो रही है। उतार चढ़ाव इस कैटेगरी में हमेशा से रहता है, लेकिन ये सही समय है क्या वैल्यूएशंस को परखने का, जो कि कैसे हैं आप हमें बताइए। कंपनियों में से निकलना या कंपनियों को पोर्टफोलियो में डालना इस समय मिड कैप स्मॉल कैप में कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है और फायदेमंद भी हो सकता है? कविता, सबसे पहले आपने बोला एक मिड कैप और स्मॉल कैप ये साइकिल्स में चलते हैं। आप 2021 देखिए, बहुत बड़ा पैसा बना मिड कैप स्मॉल कैप में। 2017 ये हर 4 साल में एक बार बहुत बड़ा मुनाफा देते हैं, मतलब आपका पोर्टफोलियो 100% ऊपर चले जाएगा। 2017 में कोई भी मिड कैप स्मॉल कैप आप देखोगे मिनिमम 100% ऊपर था। फिर 2013-14 जब भी मोदी जी आ रहे थे तभी ये पूरा 100-200 पूरा सेक्टर ही, आप कोई भी स्मॉल कैप लेते थे हर आदमी भगवान हो गया था, मतलब आप टच करो और वो 100% ऊपर। 2010 में भी वैसा ही हुआ था, 2007 में भी वैसा ही हुआ था, 2003-4 में भी वैसा हुआ था, 1999 और 2000 में जब वो केतन पारेख का जमाना माना जाता था वो टाइम भी ऐसा होता। तो एवरी 4 इयर्स ये जो स्मॉल कैप स्पेस है, आप नेक्स्ट जो स्मॉल कैप का बड़ा बुल मार्केट आएगा वो 24 के और 25 के करीब आएगा। अच्छा, 2021 में आपका टॉप हुआ है, तो आप उससे 3-4 साल बाद देखिए, मतलब एट एंड ऑफ 2023 आप बहुत अच्छा टाइम होएगा वापस स्मॉल कैप में स्टॉक पिक करना। ठीक है, दैट बिकम्स द ओवरऑल बिग पिक्चर। स्मॉल कैप में स्टॉक कौन से लेना, द सेकंड क्वेश्चन। स्मॉल कैप में आप 20% ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट नहीं करते हो। ओके, अगर आपको 20% ग्रोथ चाहिए तो आपको HDFC बैंक दे देगा, बड़े बड़े लार्ज कैप दे देंगे। आपको 20% ग्रोथ के लिए स्मॉल कैप्स में नहीं जाना है। ठीक है, अगर स्मॉल कैप 40% ग्रोथ करता है, 30% ग्रोथ करता है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा रिस्क क्यों लोगे 10-20% ग्रोथ के लिए? वो भी एक बात है। तो आपको चाहिए 30-40% टाइप का ग्रोथ, एंड यू नीड अ कैटेगरी लीडर। कोई भी स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप नहीं बन सकता अगर वो कैटेगरी लीडर नहीं है। एस्ट्रल एक स्मॉल कैप था, वो बड़ा क्यों बना? मिड कैप आज क्यों बना? क्योंकि वो कैटेगरी लीडर था। पॉलीकैप एक स्मॉल कैप से आज मिड कैप बना है क्योंकि वो कैटेगरी लीडर था एक वायर एंड केबल इंडस्ट्री में। आप कजारिया देख लो, आप टीटी के प्रेस्टीज देख लो, आप बजाज फाइनेंस देख लो, जो कंज्यूमर फाइनेंस का मार्केट लीडर था जब वो स्मॉल कैप था, आज वो एक लार्ज कैप बन गया। एक जो जर्नी होती है स्मॉल कैप टू लार्ज कैप, बिना कैटेगरी लीडरशिप, सेरा हो जाए या कोई भी हो जाए, वो नहीं हो सकता है। तो ओनली हाई ग्रोथ, कैटेगरी लीडर एंड हाई ROC। दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। should be the minimum criteria that you need for a small cap to become mid cap or large cap. चलिए, तो ये संतुलन बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासतौर से मिड कैप स्मॉल कैप में। लेकिन अब अगर क्योंकि आपके स्पेसिफिक सेक्टर्स के बारे में मैं पूछना चाहूँ, आपके पसंद वाले सेक्टर्स, कंज्यूमर्स, टेक या जो भी आपको फ़िलहाल लगता है कि अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना बहुत ज़रूरी है, ये मौका है, इनसे आप चूक नहीं सकते, वो कौन से होंगे? हम हमेशा ही कविता ये 4 सेक्टर्स में पैसा डालते हैं: कंज्यूमर, फार्मा, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल्स। जो टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल्स है, कोई भी इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी, जैसे इंडिया आज $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ये 7-8 साल में $6 ट्रिलियन हो जाएगी। मतलब
It took us 75 years to go to $3 trillion. More money will be created in the next 6-7 years than that was created in last 75 years combined. I'll repeat. More money will be created in next 6, 7, 8 years than that was created in last 75 years combined. ये तो पक्का होने वाला है. क्वेश्चन है कि आप कितना कमाओगे और आप कौन सी कंपनी, सब कंपनियां नहीं बढ़ेगी. तो coming back, we always invest in consumer, pharma, technology, financials. Consumer and pharma, ये आप समझ लेना इकोनॉमी साइकिल से कोई रिलेशन नहीं रखता है. आपकी दवाई हो या कोई भी हो, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है इकोनॉमी अप एंड डाउन का. बट टेक और फाइनेंशियल्स, यहाँ पे हाइपर स्केलिंग आती है, यहाँ पे बड़ा ग्रोथ आता है. तो टेक, कंज्यूमर और फार्मा हमें बेयर मार्केट में काम आता है, तो हम बेयर मार्केट में भी हंसते रहते हैं, और बुल मार्केट में टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल्स काम करते हैं. सो दैट इज हाउ वी डिवाइड आवर पोर्टफोलियो. एंड 90% ऑफ आवर पोर्टफोलियो, फिर 10% हम थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग ये वो लेते हैं. सिक्लिकल्स नहीं लेते, गवर्नमेंट स्टॉक्स नहीं लेते हैं, बहुत हाई डेट, टर्न अराउंड, यहाँ थोड़ा लेवरेज वेवरेज वो सब करने की जरूरत ही नहीं है. अगर हमको 20-25% जो हमारा गोल रहता है करना है, तो हमको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है. बाजार में सिंपल आपको ये सब स्टॉक्स में ही बहुत अच्छा पैसा बन जाता है. तो हम यही सेक्टर में ही रहते हैं और इसमें ही आगे पीछे करते रहते हैं. चलिए, तो बाज़ार की बातें हमने इत्मीनान से कर ली और मेरे ख्याल से अमित के साथ आधे घंटे की चर्चा काफ़ी नहीं होगी अगर हमें बाज़ार की सीख इनसे लेनी हो, समझ लेनी हो. लेकिन अब आपकी जर्नी पर मैं आना चाहती हूँ, आपकी निजी सफ़र पर आना चाहती हूँ, जो कि पैसों के साथ आपने तय किया. किस तरह से पैसों की और इन्वेस्टमेंट की समझ आप में आई, क्या परवरिश आपकी इसी माहौल में रही है, आपका पैसों के साथ रिश्ता कैसा है, तब कैसा था, अब कैसा है? कविता, मैं एक स्टॉक ब्रोकिंग परिवार में हम स्टॉक ब्रोकर थे. तो हम बचपन में डिनर टेबल से लेकर मॉर्निंग वॉक, क्योंकि वो टाइम भी रात को हम जागते थे डाउ जोन्स देखने के लिए. अच्छा. आज भी वही करते हैं. अरे पुराने खिलाड़ी हैं आप, वो कहते हैं लोग पुराने चावल जैसे. सो ये इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ माई ब्लड राइट नाउ. एंड आई स्टार्टेड ऑफ, मैं एक ट्रेडर जैसे स्टार्ट किया. जब आप ट्रेडर रहते हो ना, आपको रिस्क का बहुत अच्छा समझ हो जाता है. एंड then I got more on the investment world. I was working for few hedge funds. अच्छा. And then I got more on the investment side. Created, आपको अपनी खुद की फिलोसफी बनानी पड़ेगी. आज जैसे हमसे वैल्यू इन्वेस्टिंग नहीं होती है, हमारा लॉस हो जाता है. हम 15 पी के नीचे वाली कंपनी जब भी लिए हमारा लॉस हुआ है, पर कोई दूसरे आदमी के लिए वैल्यू इन्वेस्टिंग चल जाता है. तो आपको अपना अप्रोच देखना पड़ेगा, दैट व्हाट वर्क्स फॉर मी, व्हाट इज माई पेशेंस लेवल. एंड मनी तो ठीक ही रहा है. एंड वी इन्वेस्ट अबाउट माई ओन पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स, अ लार्ज परसेंटेज ऑफ स्टैलियन ऑल्सो इन्वेस्ट वट एवर कैश वी जनरेट वी पुट इन द मार्केट्स इटसेल्फ. हम तो ऐसे हलवाई है कविता जी जो खुद की मिठाई खाते हैं. सो यू नो, we invest a large percentage in the markets in the same portfolio of our clients. So it's not like my clients को दूसरा पोर्टफोलियो हमारा, हम खुद के पोर्टफोलियो में ही बहुत पैसा डालते हैं. एंड वी आर वेरी हैप्पी कि अगर 20-25% कैगर हो जाता है तो हर 3-4 साल में पैसा डबल हो जाता है. हमें बहुत खुशी होती है. एंड लिक्विड भी है पैसा. पर ऐसा नहीं होगा ना कि कोई गलती ही नहीं हुई कभी? अब गलतियाँ तो बहुत हुई है. और गलतियाँ मतलब बाजार में रहोगे तो जब डिसीजन लोगे, बाइंग एक डिसीजन है, सेलिंग एक डिसीजन है और होल्डिंग भी एक डिसीजन है. बिल्कुल सही. तीनों डिसीजन में हमारी तो आज भी होती है, पहले भी होती है. गलतियां तो जो बाजार में रहेगा वो गलतियां करेगा, जो गलती नहीं करेगा वो जो डिसीजन नहीं लेगा वो गलती नहीं करेगा. तो बाजार में रहने को गलती करना है, बट आपको सिर्फ वो रूल याद रखना है कि कोई भी गलती में बिग लॉस नहीं हो सकती है. आपको स्मॉल प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, आपको रिस्क मैनेज करना पड़ेगा. बाजार में जो जिंदा रहेगा 10 साल रहेगा वो बहुत पैसे वाला बनेगा. बहुत कन्विक्शन से बोल रहा हूँ, जिंदा रहना. कल सुबह मार्जिन होना चाहिए. जब हम ट्रेडर थे बात करते थे, कल सुबह का मार्जिन होना चाहिए, नहीं तो डेस्क से उठना पड़ेगा. तो वही है, आपको बाजार के अंदर जिंदा रहना. एंड आप बिग लॉस मत होने देना. कहीं ना कहीं आप समझना कि कोई मिस्टेक हुई है, आप काट के आगे बढ़ना. ये मत सोचना कि मेरा स्टॉक अगर 30% नीचे है ये अच्छा है. ऐसा नहीं होता है बाजार में. आपको बाजार के साथ रहना पड़ेगा. एंड आप जब तक आप अपने फ्रेमवर्क सेट कर सकते हो, आप बहुत अच्छा करोगे. रिस्क मैनेज करना सिर्फ एक ही लर्निंग है. हमारे साथ भी बहुत सारे, जब हम CFA पढ़ रहे थे, CMT पढ़ रहे थे, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्मार्ट लोग थे जो उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट में गलती किया वो बाजार के बाहर निकल गए. रिस्क मैनेज कर लो, आप पैसा ऑटोमेटिक कमाओगे. इसमें कोई बहुत टफ नहीं होता है. चलिए,
मेरे ख्याल से इस पूरी सीख को जितना हो सका हमने इस आधे घंटे के शो में समावेश करने की कोशिश की है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और इतनी बारीकी से तमाम जानकारी और समझाइश हमारे दर्शकों को दी। थैंक यू।